हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पूरी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया से होंगे। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करूँगा कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बहुत पहले बनाया था जिसमें मैंने बेसिक बताया था कि कवर्ड कॉल क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अपने आज के इस वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको कि अगर इस स्ट्रेटजी को हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लगाते तो क्या ये स्ट्रेटजी हमें मंथली इनकम जनरेट करके दे सकती है या नहीं दे सकती है। सेकेंडली, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो उन्हीं लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जिन्हें ऑप्शंस के बारे में नॉलेज है, यानी कॉल पुट्स क्या होती हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, और ग्रीक्स क्या होते हैं जैसे कि डेल्टा, वेगा, थीटा, ये क्या चीज़ होती है ऑप्शंस के केस में। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, चाहे थोड़ी ही नॉलेज है, उनको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ की कि ये कवर्ड कॉल क्या होती है। तो उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कवर्ड कॉल। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे डीमैट अकाउंट में, यानी मेरे डीपी अकाउंट में कोई भी शेयर्स पड़े हैं। लेट से एसबीआई के शेयर्स पड़े हुए हैं और इसकी करीब करीब मैं 3000 क्वांटिटी अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर रहा हूं। अब मैंने यहाँ पर 3000 शेयर्स क्यों लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि इसका जो एसबीआई का जो लॉट साइज है फ्यूचर ऑप्शंस में वो एक लॉट 3000 शेयर्स का है। अब ये मानकर चलते हैं कि एसबीआई का जो स्पॉट प्राइस है वो मार्केट में 180 रुपीज में ट्रेड हो रहा है। अब मेरा ऐसा व्यू बन रहा है कि ये भी मानकर चलते हैं कि मेरा ऐसा व्यू बन रहा है कि ये शेयर आने वाले टाइम में, यानी कुछ टाइम में, लेट से 15 से 20 दिनों में 200 रुपये तक तो जा सकता है ऊपर में, बट इससे ऊपर नहीं जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसका जो 200 रुपये स्ट्राइक प्राइस का 200 रुपये स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन होगा उसे मान लेते हैं मैंने सेल कर दिया है 10 रुपये प्रीमियम पे। अब क्या हो सकता है कि एसबीआई का जो स्टॉक है या शेयर है वो या तो 180 से लेके 200 रुपये के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा आने वाले 15 से 20 दिनों में, या ये इससे नीचे ट्रेड कर सकता है। बट इसका एक थर्ड सिनेरियो भी हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो 200 रुपये से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, 205 पे ट्रेड करना शुरू कर दे या 230 पे ट्रेड करना शुरू कर दे, मतलब 200 से ऊपर प्राइस निकल जाए और वहीं पे ट्रेड करना शुरू कर दे। जब ऐसा होगा तो जिस कॉल ऑप्शन को हमने सेल किया था, जब हमने सेल किया था तब तो ये ओटीएम था, यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था, लेकिन क्योंकि अब इसका प्राइस 205 या 230 हो गया है, 200 से ऊपर निकल गया है जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने सेल किया था, तो अब ये जो ऑप्शन होगा वो इन द मनी बन जाएगा। अब ये भी मानकर चलते हैं कि ये जो ऑप्शन है जिसको हमने सेल किया था ये एक्सपायरी डे तक इन द मनी ही रहता है और ये इन द मनी ही एक्सपायर होने वाला है। अब क्योंकि हमारे इंडिया में भी ये रूल आ चुका है कि जो भी स्टॉक ऑप्शंस हैं अगर वो इन द मनी एक्सपायर हो रहे हैं एक्सपायरी डे वाले दिन, तो हमें या तो जो हमने लॉट साइज, जितने लॉट साइजेस उस स्टॉक ऑप्शन के ट्रेड किए होंगे उतने इक्विवेलेंट शेयर्स फिजिकली या तो हमें रिसीव करने पड़ेंगे, यानी डिलीवरी उठानी पड़ेगी या डिलीवरी देनी पड़ेगी। जैसा भी हमने ट्रेड लिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें या एक्चुअल में शेयर्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी या डिलीवरी देनी पड़ेगी। हमारे केस में क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन को सेल किया है, यानी हमने जो एसबीआई का स्टॉक है उसमें हमने मंदी खेली है, इसका मतलब ये जो कॉल ऑप्शन है एक्सपायरी डे वाले दिन इन द मनी क्लोज होने वाला है, तो हमें इसके जितने लॉट हमने सेल किए होंगे उसके इक्विवेलेंट क्वांटिटी हमें कॉल ऑप्शन बायर को देनी पड़ेगी एक्सपायरी डे वाले दिन। अब हम मानकर चलते हैं कि इसका हमने जो एसबीआई का कॉल ऑप्शन सेल किया था उसका हमने सिर्फ एक ही लॉट शॉर्ट किया है और इसका एक जो लॉट है वो 3000 शेयर्स का है। अब क्योंकि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई है कि हमें 3000 शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपनी जो पोजीशन थी जिसको हमने सेल किया था उस पोजीशन को एक्सपायरी डे तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। अब हमें शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी क्योंकि हम डीमैट अकाउंट में एसबीआई के 3000 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, इसलिए ये जो डिलीवरी हमें 3000 शेयर्स की देनी पड़ेगी वो कवर्ड है इस 3000 शेयर्स के अगेंस्ट में, इसीलिए इसे कवर्ड कॉल कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम ये बात करते हैं कि वाई कवर्ड कॉल, मतलब कवर्ड कॉल से ही क्यों ट्रेड करें या क्यों हमें कवर्ड कॉल से कभी कभी ट्रेड करना चाहिए।
और ये जो स्ट्रेटजी है वो किन लोगों के लिए सूटेबल है, यानी किन लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी काम में आ सकती है। तो अभी तक हमें ये तो पता लग गया है कि ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही कॉस्टली स्ट्रेटजी है। यहाँ पर हमारे डीमैट अकाउंट में किसी स्टॉक की, जो भी एफएनओ में स्टॉक ट्रेड होता है, उस स्टॉक की एक अच्छी खासी क्वांटिटी हमारे डीमैट अकाउंट में होनी चाहिए, तभी हम इस स्ट्रेटजी से प्ले कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ हमें इसी स्ट्रेटजी से प्ले करना है, इसलिए कोई लार्ज क्वांटिटी हमें अपने डीमैट अकाउंट में रखनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक हेजिंग स्ट्रेटजी आप इसे कह सकते हैं कि अगर हमारा पोर्टफोलियो, यानी जिस स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, वो एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, यानी उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो उसी केस में आप कवर्ड कॉल प्ले कर सकते हैं और अपने जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो इसे भी हम एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास, यानी मैं अपनी ही एग्जांपल लेकर चलता हूं, हालांकि मेरे पास ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एसबीआई की ही एग्जांपल लेते हैं कि एसबीआई का स्टॉक 1 जनवरी 2020 को, यानी 1 जनवरी 2020 को एसबीआई का स्टॉक मैंने खरीदा जब इसका भाव 335 रुपये था, 335 इसका रेट था, और इसकी क्वांटिटी मैंने 3000 बाय की, यानी लॉन्ग करी। अब इस क्वांटिटी को बाय करने के लिए 335 रुपये में मुझे 10,05,000 रुपये की जरूरत पड़ी और मैंने इतने पैसे लगा दिए और इसका स्टॉक एसबीआई का मैंने अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर लिया, यानी लॉन्ग कर लिया। अब यहाँ पर मेरा व्यू बहुत श्योर होना चाहिए कि मैं इस स्टॉक से क्या उम्मीद रखता हूं, तभी मैं इस कवर्ड कॉल को प्ले कर पाऊंगा, अदरवाइज इसमें प्ले नहीं कर पाऊंगा। यहां पर मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले टाइम में मैं इसे नहीं बेचूंगा अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है, यानी ये स्टॉक नीचे कहीं भी चला जाए, मैं इस स्टॉक को नहीं बेचूंगा, मैं इसे होल्ड करूंगा। और मेरा पूरा भरोसा है कि ये स्टॉक लॉन्ग रन में, यानी लॉन्ग रन में मुझे प्रॉफिट देगा, यानी जब ये 335 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा, इसकी वैल्यू एप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी, तब ये स्टॉक मुझे प्रॉफिट देगा, यानी इस स्टॉक को मैं 5 से 6 साल 10 साल के लिए होल्ड करने वाला हूं। बट साथ ही अगर इस शेयर की वैल्यू नीचे किसी भी लेवल तक गिरती है तो मैं उससे नहीं डरूंगा और मैं इस स्टॉक को नहीं बेचूंगा। अगर आपका भी यही बिलीफ है, अगर आप भी ऐसा भरोसा अपने शेयर पे रखते हैं, अगर आप भी डाउन साइड से नहीं डरते हैं अपने शेयर के, तो उसी केस में आप कवर्ड कॉल से ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज इस कवर्ड कॉल से आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। अब इस एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं कि मैंने 1 जनवरी 2020 को 335 रुपए में 3000 क्वांटिटी एसबीआई की खरीदी, यानी लॉन्ग की, 10,05,000 रुपए लगा दिए। अब आज की डेट में इसका भाव क्या है, यानी इसका एसबीआई का एक शेयर का रेट क्या चल रहा है, आपको पता ही है कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, यानी 5 जून 2020 को जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, क्योंकि आज सैटरडे है, फिर संडे है, मंडे को मार्केट ओपन होगी, तो 5 जून का जो लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन एसबीआई का जो स्टॉक का भाव था, मतलब 5 महीनों में 1 जनवरी से लेकर 5 जून तक ये भाव 189 तक नीचे आ चुका है। अब यही मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि अगर मैंने इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो मैं इसको, अगर इसमें गिरावट आती है तो मैं इससे नहीं डरूंगा और मैं इसे होल्ड करूंगा, यानी आज की डेट में भी मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा हूं। और आज की डेट में मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी रह चुकी है, 5,67,000, और मेरा पोर्टफोलियो कितना डिक्रीज हो चुका है, 4,38,000 रुपीज से डिक्रीज हो चुका है। अब अगर मेरा बिलीफ बिल्कुल पक्का है कि इसका प्राइस 189 तो अभी आ चुका है, लेकिन आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में 335 तक आएगा और इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा और मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो इस केस में मैं कवर्ड कॉल प्ले कर सकता हूं, यानी कवर्ड कॉल की स्ट्रेटजी अपनी इस स्टॉक के ऊपर लगा सकता हूं और ये जो लॉस हुआ है इसे कुछ हद तक मैं कवर कर सकता था। या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है एसबीआई के स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में, अगर आपने कोई मोटी सी इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, आप उसी इन्वेस्टमेंट से एडिशनल इनकम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। वो कैसे, ये जो 10,05,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में डीमैट अकाउंट में लगाई थी, इसी के अगेंस्ट में आप
DP2 मार्जिन ले सकते हैं, यानी डीमेट अकाउंट से आप मार्जिन उठा सकते हैं। और ये जो मार्जिन होता है वो अराउंड जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्लू चिप शेयर्स होते हैं उनमें 60% से लेके 80% तक का मार्जिन मिल सकता है। यानी ये जो 10,05,000 रुपए आपने लगाए हैं, मान लीजिए अगर इस पे 60% भी मार्जिन मिलता है तो रफली आपको 6 लाख का मार्जिन मिल जाएगा। ये आपको ट्रेडिंग मार्जिन मिल जाएगा, आप इससे ट्रेड कर सकते हैं। इस पे किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। हाँ, अगर आप कोई एडिशनल डिलीवरी उठाते हैं तो जितनी आप एडिशनल डिलीवरी किसी भी शेयर की उठाएंगे उतनी फ्रेश कैपिटल आपको अपने अकाउंट में डालनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं डालते तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। अदरवाइज अगर आप इस कैपिटल से, यानी जो शेयर आपने लगा रखे हैं उसके अगेंस्ट अगर आप DP2 मार्जिन लेते हैं और उसी से अगर आप ट्रेड करते हैं तो किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट नहीं होता है। हाँ, अगर आप इस मार्जिन से लॉसेस लेना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली आपको फ्रेश कैपिटल अपने अकाउंट में डालनी पड़ेगी। तो अभी हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें 6 लाख का मार्जिन मिल जाता स्टार्टिंग में, और हम इसका मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो भी कौन सी कॉल ऑप्शन? OTM यानी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना शुरू कर देते। अगर हम 1 जनवरी से या 2 जनवरी से ऐसा करना शुरू कर देते तो आज तक यानी 5 जून तक ये जो हमने 10,05,000 लगाए थे जिसपे हमें 4,38,000 का लॉस हो रहा है, इसी इन्वेस्टमेंट से हम ऑलमोस्ट 2,14,000 रुपए रिकवर कर चुके होते। इसे मैं आपको आके इसकी जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे वहां पर मैं बड़ी डिटेल में समझाऊंगा कि ये 2,14,000 रुपए कैसे बनते। आई होप यहाँ तक तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं, ये जो मैंने बात की थी कि ये जो 6 लाख का हमें मार्जिन मिल सकता है इस 10,05,000 के अगेंस्ट में, ये मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है। यानी जब हमें ये 6 लाख का मार्जिन मिला था तब इस शेयर की वैल्यू 10,05,000 थी, और अब अगर इसकी वैल्यू 5,67,000 रह चुकी है तो अब इसके ऊपर हमें मार्जिन मिलेगा, ना कि इसके ऊपर। यानी अब आपको ये देखना होगा कि हमारा जो ट्रेडिंग मार्जिन है क्या वो सफिशिएंट है कॉल शॉर्ट करने के लिए या नहीं। अगर नहीं है तो उतना एडिशनल मार्जिन आपको अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से अगर 5,67,000 अगर यानी 5,67,000 वैल्यू आज की डेट में बची हुई है तो इसके ऊपर भी अगर हमें मार्जिन मिलता है तो वो सफिशिएंट मार्जिन होगा एक कॉल ऑप्शन को राइट करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस स्ट्रेटजी परफॉर्म्स इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। ये जो स्ट्रेटजी है डिफरेंट मार्केट कंडीशन में किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो SBI की ही एग्जांपल लेते हैं। इसका स्पॉट प्राइस 189 पे ट्रेड हो रहा है और हम इसकी 200 स्ट्राइक प्राइस वाली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं या राइट कर देते हैं, और उसका जो प्रीमियम था वो 10 रुपये था। अब पहली कंडीशन ये मानकर चलते हैं कि इसका जो प्राइस है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का हमने ये स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में यानी उस पीरियड में इसका भाव SBI का 189 से ऊपर ट्रेड करता है बट 200 से नीचे ट्रेड करता है। यानी 189 से लेके 200 के बीच में ट्रेड करता है, यानी एक रेंज में ट्रेड करता है, और एक्सपायरी भी इसी रेंज में हो जाती है। यानी ये स्टॉक साइडवेज रहता है। कंडीशन क्या है? अगर ये साइडवेज रहता है तो उस केस में ये जो हमने स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट की थी वो OTM ही एक्सपायर करेगी एक्सपायरी डे वाले दिन। तो ये जो 10 रुपये हमने शॉर्ट किया था प्रीमियम, ये पूरा का पूरा हमें प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, क्योंकि OTM जो ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायरी वाले दिन वर्थलेस हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसे बेचा था, शॉर्ट किया था। तो ये 10 रुपये पूरा का पूरा हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी इस कंडीशन में भी ये स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगी। अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं जहां पर हम कंडीशन मान के चलते हैं कि इसका जो प्राइस है वो डाउन जाता है, यानी डाउन ट्रेंड में रहता है। यानी इसका जो प्राइस है वो 189 से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हमने 10 रुपये प्रीमियम के लिए इसको शॉर्ट किया है, तो इसका अगर ये 179 तक जाता है तो 189 से लेके 179 तक 10 रुपये की अगर गिरावट आती है तो ये गिरावट हमारी इस वाली प्रीमियम से हेज्ड है। यानी हमने इसको हेज किया हुआ है, कहाँ तक? 179 तक की गिरावट के लिए हेज किया हुआ है, क्योंकि जब ये प्रीमियम 0 हो जाएगा तो हमें 10 रुपये का प्रॉफिट आएगा, और अगर स्टॉक 10 रुपये तक गिरता है तो वहां पर हमें कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा।
बट अगर स्टॉक इससे भी ज़्यादा नीचे गिरता है तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू तो गिर जाएगी, लेकिन ये जो ऑप्शन होगा एक्सपायरी डे वाले दिन ये ज़ीरो हो जाएगा यानी वर्थलेस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी हमें प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ये मानकर चल रहे हैं कि जो इन्वेस्टर ये कवर्ड कॉल लगा रहा है उसे अपने स्टॉक में अगर कोई गिरावट आती है तो उससे उसे डर नहीं लगता है। तो इस केस में भी अगर स्टॉक 189 से लेके 179 तक गिरता है तो आप देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन 10 रुपये तक यानी 179 तक तो हैज्ड है, और अगर उससे नीचे जाती है और एक्सपायर हो जाती है, उससे नीचे ही एक्सपायर करती है, तो भी हमें इस केस में ये जो 10 रुपये का प्रीमियम है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी डाउन ट्रेंड में भी ये स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉफिटेबल रहती है। अब हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, जब शेयर राइज करना स्टार्ट कर दे। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि कवर्ड कॉल में सिर्फ यही एक पॉइंट होता है जहां पर आपको ये स्ट्रेटजी बड़े ध्यान से समझ में आनी चाहिए, तभी आप इस कवर्ड कॉल को प्ले कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको प्ले नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने जो इससे पहले दो कंडीशन देखी जहां पर मार्केट या तो साइडवेज रहती है या मतलब जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेल की है उससे नीचे ही प्राइस रहता है, तो उस केस में तो दोनों ही केसेस में जो कॉल ऑप्शन हमने शॉर्ट किया होगा वो एक्सपायरी वाले दिन आउट ऑफ द मनी ही रहेगा और वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, जिसकी वजह से जितने प्रीमियम के लिए हमने उस कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया होगा वो सारा का सारा हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। बट इस केस में क्योंकि स्टॉक का प्राइस राइज कर रहा है तो इस केस में हमें प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन वो जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड प्रॉफिट होगा, वो अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होगा। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रेड हैं। एक तो हम पहले से मानकर चल रहे हैं कि हमारे डीपी में एक कैश ट्रेड पड़ा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर एसबीआई की एग्जांपल ले रहे हैं तो हमारे पास इसकी 3000 क्वांटिटी पड़ी हुई है। हालांकि हमारा ओरिजिनल बाइंग प्राइस तो 335 है, लेकिन जब भी हम कवर्ड कॉल को प्ले करते हैं और जिस स्पॉट प्राइस से हम आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, वो जो करंट स्पॉट प्राइस होता है वो हमारा इनडायरेक्टली बाय प्राइस बन जाता है। क्योंकि अगर आज की डेट में हम एसबीआई का स्टॉक जो 3000 क्वांटिटी हमारे डीमेट में पड़ी हुई है जिसको हम होल्ड कर रहे हैं, अगर हम आज ही इसे सेल करना चाहें तो हमें 189 के हिसाब से 5,67,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। इसलिए अब ये हमारा इनडायरेक्टली बाय प्राइस हो जाएगा। इसी को देखते हुए हमने क्या किया था, 200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन हमने शॉर्ट किया था। अब अगर स्टॉक यानी एसबीआई का स्टॉक राइज करना शुरू कर देता है, ऊपर को जाना शुरू कर देता है और ये 210 तक आ जाता है, 210 तक आ जाता है। अब 210 वो वाला पॉइंट है जहां पर हमारा ये जो कॉल ऑप्शन जो हमने सेल किया था वो ब्रेक इवन पर आ जाएगा। वो कैसे, 200 का स्ट्राइक प्राइस हमने सेल किया था जिसका प्रीमियम चल रहा था 10 रुपये पे, तो यानी जब ये बढ़कर 210 तक पहुंचेगा, यानी इस पॉइंट पर जब ये 210 पे पहुंचेगा तो ये जो हमने शॉर्ट किया था 10 रुपये हमें रिसीव हुए थे और 10 रुपये ही ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल की आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा, यानी ये जो कॉल होगी इस पॉइंट पर हमें ना तो कोई प्रॉफिट देगी और ना ही कोई लॉस देगी। तो इसीलिए जब एसबीआई का प्राइस बढ़कर 210 तक आ जाएगा, यानी स्पॉट में ये प्राइस 210 हो जाएगा, तो ये कॉल ऑप्शन तो अपने ब्रेक इवन पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर ना तो हमें कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। और जबकि पोर्टफोलियो हमारा यहाँ से 189 से, क्योंकि प्राइस अब 210 आ गया है, तो अब इसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। अब हमारी नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 6,30,000। पहले हमारी जब हमने ये स्ट्रेटजी चलाई थी यानी लगाई थी तब इसका भाव था 189। अब बढ़कर ये अगर 210 आ जाता है तो हमारे पोर्टफोलियो की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 6,30,000। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसमें हमारा जो डीमेट की वैल्यू है उसमें राइज आ चुका है। और वो कितना राइज आया है, वो 63,000 का राइज आ चुका है। और अगर इसका प्राइस, मान लीजिए इसका प्राइस बढ़कर 215 तक चला जाता है, यानी जो ये स्पॉट है हमारा 210 पहले था, अब ये बढ़कर 215 हो जाता है, तो हमारा पोर्टफोलियो भी 215 तक बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो 210 हमारा कॉल का ब्रेक इवन था, यहाँ से 5 रुपये अगर कॉल का प्रीमियम बढ़ जाता है तो ये हमें लॉस दे रही होगी। ये 210 से 215 हमारा पोर्टफोलियो तो राइज करेगा, लेकिन उसी
के साथ ही ये जो 5 रुपए का लॉस है वो ये कॉल ऑप्शन बना रही होगी या जनरेट कर रही होगी। तो इससे क्या होगा, 210 के ऊपर जितना भी गेन आएगा, जितना भी एप्रिसिएशन आएगा कैश में, वो नलीफाई हो जाएगा या वो जीरो हो जाएगा। किसकी वजह से, ये जो हमने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है उसकी वजह से। यानी 210 इस पूरी स्ट्रेटजी में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। 210 के बाद जो भी स्पॉट प्राइस में चेंज आएगा ऊपर की तरफ, वो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमारा कैश का जो ट्रेड है, यानी जो डीमेट की वैल्यू है, वो कहां तक इंक्रीज हो सकती है, 210 तक इंक्रीज हो सकती है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो ये 189 से लेके 210 इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 21 रुपीज का है। तो ये सिर्फ 21 रुपीज तक ही हमारा पोर्टफोलियो राइज करेगा, उसके बाद ये राइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 210 के ऊपर ये जो कॉल हमने बेची हुई है वो हमें लॉस देना स्टार्ट कर देगी। इसकी वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 21 रुपए से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि जब ये कंडीशन आएगी कि स्टॉक राइज करना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो लिमिटेड प्रॉफिट होगा। इसी वजह से जब आप कवर्ड कॉल को प्ले करते हैं तो जब तक स्टॉक जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने सेल किया है या तो उससे नीचे रहे या साइडवेज ट्रेड करता रहे, तब तक तो ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट में रहती है और हमारे डीमेट की वैल्यू एप्रिशिएट नहीं होती। लेकिन जब आपका स्पॉट यानी कैश वाला स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर दे, राइज करना शुरू कर दे, और जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने सेल किया है उससे ऊपर निकल जाए, तो उस लिमिट के बाद जो आपके डीमेट की वैल्यू है या जो आपने कैश में ट्रेड होल्ड किया हुआ है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट नहीं होगी। बट यस, इस केस में भी आपको ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल ही रहेगी। वो हमने देख लिया है कि आपको 21 रुपीज का प्रॉफिट फिर भी आएगा। अब अगर ये जो 200 की स्ट्राइक प्राइस आपने सेल की थी, ये 200 से तो ऊपर चली जाए बट 210 से नीचे ट्रेड करती रहे, मान लीजिए ये 205 पर ट्रेड करती है, तो इस केस में भी आपको क्योंकि आपने 10 रुपये प्रीमियम पे इसको सेल किया था और 5 रुपये अभी भी इसकी वैल्यू बची हुई है, इसका मतलब नेट 5 रुपये का अभी भी आपको इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा 205, मतलब 205 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3000 को, और प्लस 5 रुपये आपका यहां से प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इसका प्राइस, ये जो कॉल ऑप्शन हमने सेल की थी, इसका प्राइस 210 जो भी प्रीमियम होगा वो आप स्ट्राइक प्राइस में ऐड कर ले, वो इसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। उस ब्रेक इवन से अगर नीचे रहता है और स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहता है, फिर भी हमें ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट जनरेट करेगी। और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा उसके ऊपर अगर प्राइस यानी स्पॉट प्राइस निकल जाता है, तो ये जो कॉल होगी वो हमें लॉस देना शुरू कर देगी। इसी वजह से जो हमारे डीमेट की वैल्यू होगी या जो हमने कैश में ट्रेड को होल्ड किया होगा उसकी वैल्यू एप्रिशिएट नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम इस कवर्ड कॉल को एसबीआई में बैक टेस्ट करके देखते हैं और ये देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी अगर एसबीआई में हम पिछले 5 महीने से लगा रहे होते तो हमें किस तरीके से ये जो स्ट्रेटजी है प्रॉफिट बनाकर देती, या हमारा जो ओवरऑल लॉस है उसे किस तरीके से कम कर देती। तो यहाँ पर मैंने जो ईयर सेलेक्ट किया है बैक टेस्टिंग के लिए वो ईयर 2020 है। डाटा 5 महीने का है, जनवरी से लेकर मई तक, और थोड़ा सा जून का डाटा है क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडिंग हुई थी वो 5 जून तक हो चुकी है और इसके बाद अभी पूरा महीना पेंडिंग है। तो यहाँ पर ये जो डाटा है बैक टेस्टिंग के लिए वो सिर्फ 5 महीने का लिया है। आप इसे पीछे पूरे साल का डाटा एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक का डाटा एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से सब्जेक्ट टू जिस स्टॉक का आप डाटा एनालाइज करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, वो डेरिवेटिव काउंटर होना चाहिए, यानी उस पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हो, तभी आप उसको बैक टेस्ट कर पाएंगे कवर्ड कॉल से। तो यहाँ पर अज्यूम किया है कि ये जो 1 जनवरी 2020 है उस डेट में इसका स्पॉट प्राइस यानी एसबीआई का स्पॉट प्राइस था वो 335 पे था और इसी प्राइस पर हमने इसके 3000 शेयर्स को बाय किया था, जिससे हमारी डीमेट की जो वैल्यू थी वो 10,05,000 थी। यानी जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो 10,05,000 की थी। अब हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि इसके अगेंस्ट, डीपी के अगेंस्ट हमें 60% का ऑलमोस्ट मार्जिन मिल गया था ट्रेड करने के लिए, यानी 6,03,000 का हमें मार्जिन मिल गया था। तो इसी के अगेंस्ट हम एक लॉट ऑप्शन का सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस शीट को कॉलम वाइज कॉलम स्टडी करते हैं। 1 जनवरी 2020 को
हमारा जो बाय प्राइस था 335। अब इसी प्राइस से हमने स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हम सिलेक्ट करें शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने इससे 5 रुपये दूर वाली जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस थी उसको शॉर्ट किया। 340 वाला, दोनों के बीच में 5 रुपये का स्प्रेड है। इसका प्रीमियम चल रहा था 940 पे, यानी 940 पे ही हमने इसे सेल कर दिया या शॉर्ट कर दिया, और इसके सिर्फ एक लॉट ही शॉर्ट किया क्योंकि इतनी ही क्वांटिटी हमारे डीमेट अकाउंट में पड़ी हुई है। अगर कल को डिलीवरी देनी पड़ जाए तो ये पूरी कवर्ड क्वांटिटी है। अब इसका प्रीमियम कम होकर कितना रह गया, 2 रुपये 20 पैसे ही रह गया। लेकिन अभी इसकी इस स्ट्राइक प्राइस की या इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नहीं हुई है। ये 2 रुपये 20 पैसे जो प्रीमियम रह गया है 340 स्ट्राइक प्राइस वाला, वो कौन सी डेट को रह गया, 17 जनवरी को। जबकि इसकी एक्सपायरी कब होनी थी, 30 जनवरी को। यानी अभी एक्सपायरी होने में तो 13 डेज यानी 13 दिन पेंडिंग है। लेकिन इस ट्रेड को मैंने 2 रुपये 20 पैसे पे 17 जनवरी को ही क्लोज कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि क्योंकि अब इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर 2 रुपये 20 पैसे ही बच गई है। तो क्या अब मुझे 2 रुपये 20 पैसे को ज़ीरो हो जाने तक 13 दिनों तक होल्ड करना है, या मेरे पास इसी महीने में कोई बेटर ऑप्शन है, मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी है कि एक और कॉल ऑप्शन को मैं शॉर्ट कर दूं सो दैट मेरे पास और एक्स्ट्रा प्रीमियम आ सके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस कॉल ऑप्शन को मैंने 2 रुपये 20 पैसे पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। इस कॉल ऑप्शन को 2 रुपये 20 पैसे स्क्वायर ऑफ करने से इसमें से मुझे 21,600 यानी 21,600 का प्रॉफिट मिल गया। 940 माइनस 220 इज इक्वल टू 720 पर लॉट के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिल गया। उसे 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब 17 जनवरी को क्योंकि मैंने ओरिजिनल जो शॉर्ट किया था 340 वाला स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, वो तो स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब 17 जनवरी को ही इसका जो प्राइस था स्पॉट का वो कहाँ तक आ गया था, 318 तक आ गया था। और अगर 318 तक इसका स्पॉट आ गया था तो इसी महीने में इसी के आगे वाली स्ट्राइक प्राइस यानी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके एक और कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया या बेच दिया। अब इससे बाद वाला जो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस था वो था 325 यानी 320 वाला भी था। लेकिन ये हमें डिसाइड करना है कि हमने कौन सा कॉल ऑप्शन को राइट करना है या शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 318 जो स्पॉट प्राइस था उससे 7 रुपये दूर यानी 7 रुपीज़ दूर वाला जो स्ट्राइक प्राइस था 325 उसको सेलेक्ट किया 17 जनवरी को, यानी उस वक्त मैंने शॉर्ट कर दिया। तब इसका प्रीमियम क्या ट्रेड हो रहा था, 5.70 का। तब अब आपको यहाँ से अब मतलब क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये ट्रेड 17 जनवरी को क्यों स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्योंकि अगर मैं इसको 13 डेज के लिए कैरी करता तो मुझे और 2 रुपये 20 पैसे ही मिलते। लेकिन अब मेरे पास एक नया ट्रेड है इसी एक्सपायरी में जिसमें मुझे 5 रुपये 70 पैसे यानी 5 रुपीज़ 70 पैसा और मिल सकता है। तो इसलिए मैंने ये ट्रेड को पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दिया और एक नया ट्रेड ले लिया। अब इसका प्रीमियम भी डिक्रीज होकर 1.3 तक आ गया यानी 1.30 तक आ गया। और ये कब हो गया, 27 जनवरी को। 27 जनवरी को इसका प्रीमियम डिक्रीज होकर 1.30 रह गया। लेकिन अभी भी इसमें 3 दिन एक्सपायरी में पड़े हुए थे। अब फिर से मुझे डिसाइड करना था क्या 3 दिनों के लिए मैं इस 130 को होल्ड करूं या इसे भी स्क्वायर ऑफ कर दूं, और इससे भी अगर कोई आगे स्ट्राइक प्राइस का आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में कोई ज़्यादा मतलब प्रीमियम मेरे को खाने को मिल जाए तो मैं उसे भी ट्रेड कर लूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया। कहाँ पर, 130 पे। तो 570 माइनस 130 जो भी मतलब प्रीमियम मुझे मिला उससे मुझे 13,200 का और प्रॉफिट मिल गया। और 27 जनवरी को इसका जो स्पॉट प्राइस था अब कहाँ तक आ गया था, 316 तक यानी 316 तक इसका स्पॉट प्राइस आ गया था। तो अब 316 के बाद मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की 320 की, यानी ये ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है, 4 रुपये स्प्रेड है इसमें। तो 320 का जो स्ट्राइक प्राइस था जिसमें अभी 3 दिन पेंडिंग है एक्सपायरी होने में, इसमें मुझे 2 रुपये 40 पैसे का प्रीमियम मिल गया। कहाँ मुझे 1.3 को और 3 दिन के लिए होल्ड करना था जीरो हो जाने के लिए, कहाँ मुझे 2 रुपये 40 पैसे और प्रीमियम मिल गया इस ट्रेड को स्क्वायर करने के बाद। तो अब इसे हमने शॉर्ट कर दिया या मैंने शॉर्ट कर दिया।
अब ये वाला प्रीमियम मैंने मतलब इसको मैंने होल्ड किया इस ट्रेड को 30 जनवरी तक, ये ज़ीरो हो गया और इसमें से भी मुझे 7050 का प्रॉफिट मिल गया। अगर मैं यहाँ पर ये आपको बोल रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट मिल गया, ये सारी काल्पनिक बातें हैं, लेकिन ये जो डाटा है वो रियल डाटा है। तो यहाँ पर जनवरी महीने में ही हमें ये 3 प्रॉफिट मिल गए। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनवरी महीने में ही जो हमारा पोर्टफोलियो था, अब हम इस स्पॉट प्राइस से बात करेंगे क्योंकि हमने यहाँ तक तीसरा ट्रेड ले लिया है। तो यहाँ तक इस स्पॉट प्राइस तक हमारा जो पोर्टफोलियो था वो 75,000 तक डिक्रीज हो चुका था, बट क्योंकि हम 3 प्रॉफिट बुक कर चुके थे तो 75,000 का जो हमारा डीमेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, यानी इतना हमें लॉस हो रहा था, वो हमारा कुछ लॉस यहाँ से प्रॉफिट से कवर हो गया। तो हमारा एक्चुअल में अब लॉस कितना हो रहा था, 33,150 का ही लॉस हो रहा था। इसी तरीके से फरवरी महीने में भी हमने 325 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया जब इसका स्पॉट प्राइस 318 पे था और इसका प्रीमियम हमें मिला 11.45 का। इसे हमने पूरा महीना होल्ड किया, बीच में कोई और फर्दर ट्रेड नहीं लिया। इसका मतलब प्रीमियम बीच में डिक्रीज नहीं हुआ होगा और इसका स्पॉट प्राइस जो था वो 321.65 पे क्लोज किया और यहाँ पर हमें 34,200 का प्रॉफिट मिल गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो था वो 40,000 रुपए से डिक्रीज हुआ था, जबकि हमने जनवरी को और फरवरी को मिला के हमने 4 प्रॉफिट बुक कर लिए थे। अगर हम इनका टोटल इस 40,000 में से प्लस कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें नेट गेन आ चुका था। यानी अगर हमें पोर्टफोलियो डिक्रीज हो रहा था 40,000 से, बट अगर हमने कवर्ड कॉल लगाई थी और इसमें अगर हमने 4 प्रॉफिट बुक कर लिए थे तो इससे हमें नेट 36,000 का प्रॉफिट मिल रहा था। इसी तरीके से मार्च की सीरीज में हमने 2 बार ट्रेड किया और यहाँ से हमें दोनों बार, एक बार 38,100 का प्रॉफिट मिला और दूसरी बार 44,850 का प्रॉफिट मिला। अब मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जनवरी में बड़ी डिटेल में ये लॉजिक समझा दिया था कि हमने किस तरीके से ये ट्रेड लिए हैं। इसी तरीके से अप्रैल महीने में भी हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, इसका मतलब प्रीमियम नीचे नहीं आया होगा। इसका जो प्रीमियम हमें शॉर्ट करने के लिए मिला था वो था 22.65 पैसा और ये एक्सपायरी में ज़ीरो हो गया क्योंकि इसका स्पॉट जो था वो OTM ही रहा, यानी आउट ऑफ द मनी ही रहा और इससे हमें 67,800 का प्रॉफिट मिल गया। मई के महीने में यानी मई की सीरीज में हमने 2 बार ट्रेड किया, यानी यहाँ पर हमें 2 बार प्रीमियम मिल गया होगा शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक बार हमने 22,350 का प्रॉफिट बुक किया और दूसरी बार हमने 17,550 का प्रॉफिट बुक किया। तो जून की सीरीज अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 जून 2020 को, तो अभी सिर्फ जो लास्ट ट्रेडिंग हुई है 5 जून तक ही ट्रेडिंग हुई है, यानी ये सीरीज अभी पेंडिंग है एक्सपायरी होने के लिए। तो 29 मई 2020 को इसका स्पॉट था 161 रुपये पे, यानी 161 पे। हमने इसका कॉल प्राइस सेलेक्ट किया शॉर्ट करने के लिए 170 का, जो कि OTM था, जिसका प्रीमियम हमें मिला शॉर्ट करने के लिए 5.70। बट 5 जून तक इसका प्राइस, SBI का प्राइस बढ़कर 189.25 तक आ गया, यानी ये जो ऑप्शन हमने आउट ऑफ द मनी शॉर्ट किया था इनिशियली वो अब इन द मनी हो चुका है और इसकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो 23 रुपीज़ 20 पैसा हो चुकी है। तो 23 रुपीज़ 20 पैसा में से अगर हम इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो हमने मतलब जो ओरिजिनल प्रीमियम शॉर्ट किया था 5 रुपीज़ वो माइनस कर दें तो हमें इस स्ट्राइक प्राइस पे 52,500 का लॉस हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पर देखें कि जो हमारा पिछले महीने में पोर्टफोलियो की वैल्यू थी वो अब बढ़ चुकी है। वो कितनी बढ़ चुकी है? वो 94,000 से इंक्रीज हो चुकी है, जबकि यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है 52,500 का। तो अगर हम यहाँ से एप्रिसिएशन की बात करें वो 94,000 की है और लॉस हो रहा है 52,500 का, तो नेट नेट अभी भी हम प्रॉफिट में ही बैठे हैं। अब यहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये जो हमने कॉल 170 वाली शॉर्ट की थी इसको हम एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं या इसमें लॉस बुक करके फर्दर 189 से ऊपर वाली कोई स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये अब आपको डिसीजन लेना है कि इसमें हमें आगे क्या करना है। इस स्ट्राइक प्राइस को मतलब होल्ड करना है एक्सपायरी तक या इसे बुक करके कोई नया ट्रेड लेना है। तो अब आपने देखा कि कवर्ड कॉल किस तरीके से काम करती है और हमने यहाँ पर 5 महीने की एग्जांपल ली है SBI में
और यहाँ पर हमने 2,14,200 का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है। अगर आप, जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर आप जिस स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हैं अगर आप उसकी डाउन साइड से नहीं डरते हैं तो इसे आप प्रॉफिट मान सकते हैं। अदरवाइज आप ये मान सकते हैं कि इतनी वैल्यू से मैंने अपना जो लॉस है डीमेट का वो कवर कर लिया है। अगर मैं 2,14,200 को मंथली कन्वर्ट करूं तो ये रफली 42,800 रुपीज़ बनता है, यानी इतना मंथली हम कवर्ड कॉल से जनरेट कर पा रहे हैं 10,05,000 की वैल्यू लगाकर। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो हमारा पोर्टफोलियो है वो जून की सीरीज तक 4,37,250 तक डिक्रीज हो चुका है। अगर हम ये कवर्ड कॉल प्ले ना करते तो हमें इतना लॉस हो रहा होता, क्योंकि हमने इस मतलब ट्रेड में जो हमने होल्ड किया हुआ है लॉन्ग पीरियड के लिए उसमें हमने कवर्ड कॉल प्ले की, 2,14,200 का प्रॉफिट अर्न किया, जिससे अब हमारा जो डेप्रिशिएट हुआ है डीमेट की जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है वो सिर्फ 2,23,050 रुपये रह चुकी है। कहाँ 4,37,250 से डेप्रिशिएट हो रही थी, कहाँ ये 2,23,050 से ही डेप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि 2,14,000 का प्रॉफिट हमने कॉल को शॉर्ट कर यानी कवर्ड कॉल को प्ले करके अर्न कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, दिस इज़ ए कॉस्टली स्ट्रेटजी। ये तो अब आपने देख ही लिया पूरे वीडियो में कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। बट हाँ, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो वो इस स्ट्रेटजी को ज़रूर प्ले कर सकता है। सेकेंड, यू नीड टू सिलेक्ट ओनली फंडामेंटली साउंड कंपनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करें तो वो ऐसा शेयर होना चाहिए कि जो फंडामेंटली साउंड हो। ऐसा ना हो कि कई बार अगर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना शुरू कर दे तो वो ऊपर ही ना आ पाए, यानी आपके बाइंग प्राइस से ऊपर ही ना निकल पाए। तो आपको जब कंपनी सिलेक्ट करनी है तो वो फंडामेंटली साउंड कंपनी ही सिलेक्ट करनी है। थर्ड है, यू कैन ओनली ट्रेड इन एफएनओ शेयर्स। अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में किसी शेयर को होल्ड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके अगेंस्ट कवर्ड कॉल प्ले करके कुछ मंथली इनकम बना पाऊँ, तो वो शेयर सिर्फ वही शेयर्स हो सकते हैं जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं, यानी वो डेरिवेटिव सेगमेंट में लिस्टेड शेयर्स होने चाहिए। और मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा फंडामेंटली साउंड शेयर आपको लगता है आज की डेट में आपने अपने डीमेट अकाउंट में रखा है, बट कल को अगर कंपनीज में कोई किसी तरीके को गवर्नेंस इशू आते हैं या उनका बिजनेस मॉडल ही ऑब्सोलीट होने लगता है, तो अगर मतलब कोई किसी भी रीजन की वजह से अगर वो शेयर एफएनओ सेगमेंट से बाहर हो जाता है तो आप फिर उसके अगेंस्ट में कवर्ड कॉल प्ले नहीं कर पाएंगे। फोर्थ है, यू कैन ट्रेड इट विथ फ्यूचर्स टू। आप इस ट्रेड को, यानी ये जो कवर्ड कॉल वाला ट्रेड है, आप इसको फ्यूचर्स के अगेंस्ट भी बना सकते हैं। बट अगर आप इसको फ्यूचर्स के अगेंस्ट बनाते हैं तब भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है? सबसे पहला है, यू विल लूज डिविडेंड और बोनस, क्योंकि फ्यूचर्स अपने आप में ही एक डेरिवेटिव का मतलब सेगमेंट है। ये अगर आप फ्यूचर से ट्रेड करते हैं तो अगर कल को कंपनी किसी तरीके का कोई डिविडेंड या बोनस इशू करती है, अगर आप उस शेयर की क्वांटिटी डीमेट में होल्ड कर रहे हैं फिर तो आपको डिविडेंड और बोनस मिल जाएगा। बट अगर आप इस ट्रेड को फ्यूचर से कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड और बोनस नहीं मिलेगा। सेकंड, यू विल हैव टू बुक लॉस इन केस ऑफ डाउनफॉल। अगर स्टॉक में डाउनफॉल आता है तो आपका कुछ हिस्सा लॉस का तो जो आपने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया होगा उसके प्रीमियम से रिकवरी मिल जाएगी, लेकिन अगर फ्यूचर उससे भी ज़्यादा नीचे गिरता है तो आपको पता है कि आप एक मंथ से ज़्यादा उस फ्यूचर को होल्ड नहीं कर पाएंगे। आपको ना चाहते हुए भी उस फ्यूचर में लॉस बुक करना पड़ेगा। रोल ओवर में बिकम कॉस्टली अफेयर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीमेट में शेयर ना रखूं और फ्यूचर से ही ट्रेड करूं और हर महीने में फ्यूचर को रोल ओवर करके एक नया ट्रेड ले लिया करूं, तो इस तरीके से बार बार रोल ओवर करने पर आपके ये जो कॉस्ट है वो कई बार बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि अगर आप इसमें एक दो बार अगर लॉसेस बुक कर लें तो आपको फ्रेश कैपिटल लानी पड़े अकाउंट में, सो दैट तभी आप इसको ट्रेड कर पाएंगे। यानी बार बार रोल ओवर करना भी आपके लिए कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। तो फाइनली अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ, यानी कवर्ड कॉल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखें। जितनी मेरी नॉलेज है मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट
आगे से आने वाले मेरे नई वीडियोस के बारे में आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और उसे फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।